हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रिस्टाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के पहले इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कराया है एनसेट एग्जाम 2025 में जो हुआ है उसके शिफ्ट 1 का एक पेपर, जिसके सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसेट एग्जाम 2025 का दूसरा सेट, जिसे सेट नंबर 2 कहते हैं, या सेट नंबर 2 जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, आप सभी लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग अपने बोर्ड्स के साथ साथ अपने कम्पिटिटिव एग्जाम यानी अपने ग्रेजुएशन के लिए जो भी कोर्स आपने चूज किए होंगे उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास एनसेट एग्जाम के लिए। और एनसेट एग्जाम में बीएससी डोमेन के अंदर मैं एक सब्जेक्ट लेके आया हूं, मैथमेटिक्स। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे मीडिया हैंडल्स हैं जिसके नाम आप देख सकते हैं, और इसकी सहायता से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि हम थोड़ा सा डिटेल केवल अपने कोर्स के बारे में कर दें तो हमारा जो कोर्स है वो एनसेट एग्जाम के लिए है, एनसेट एग्जाम 2026 के लिए। और हमारा कोर्स जो है वो लाइव हो चुका है, जो गुरु बैच 2.0 के नाम से लाइव है। यदि लाइव फीचर्स यानी इस कोर्स के फीचर्स की बात कर ले कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ई बुक और 1-to-1 गाइडेंस, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। और यदि कोई बच्चा टीचर बनने की इच्छा रखता है, टीचर बनने को सोचता है, तो उस केस में आपको एनसेट के थ्रू ही अपना यूजी कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड एक साथ हो जाता है। दूसरी चीज, इस कोर्स की फीस बहुत ही मिनिमम सी रखी गई है आप लोगों के लिए, मात्र 2450 रुपए में अभी उपलब्ध है। ऐसे इस कोर्स की फीस जो है वो तो 3500 रुपए है, लेकिन अभी आपके लिए ऑफर में केवल और केवल मात्र 2450 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं कुछ थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। उम्मीद है आप इसके पहले वाले लेक्चर्स को देखा होगा तो उसमें भी एग्जाम पैटर्न मैंने समझा रखा है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। टोटल 28 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। 25 क्वेश्चन के लिए टोटल 100 मार्क्स मार्किंग होती है, यानी पर क्वेश्चन 4 मार्क्स की मार्किंग होती है। अब उसमें करेक्ट आंसर होगा तो +4 की मार्किंग होगी, लेकिन यदि आपने गलती से भी गलत आंसर टिक कर दिया, गलत आंसर मार्क किया, तो गलत आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स का नुकसान भी होगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि केवल 1 मार्क्स का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको कुल 5 मार्क्स का नुकसान होगा, क्योंकि 1 मार्क्स तो आपके पॉजिटिव वाले में से कैंसिल आउट होंगे, साथ में एक क्वेश्चन आपने जो गलत किया उसका भी मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। तो देन उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि ये सारी बातें समझ में आ गई तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि आपके एनसेट एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यदि इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड लेट बी बी n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑफ बी टी सी बी इज। मतलब कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सी, जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ये जो है वो n क्रॉस n का है, और एक मैट्रिक्स और दे रखा है बी जो n क्रॉस 1 का है। ठीक है, n क्रॉस 1 या n क्रॉस n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ऐसे केस में बीटीसीबी की क्या होगा। ठीक है, बीटीसीबी, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, बी ट्रांसपोज सीबी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बी ट्रांसपोज सीबी। अब ऐसे केस में यदि बात किया जाए तो बी ट्रांसपोज सीबी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहली चीज मैं कुछ बातें बता दूं आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो एक मैट्रिक्स सी है, और सी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स होती है तो इसका मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज लिया जाए, उस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका जो ट्रांसपोज होता है, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो उस मैट्रिक्स के माइनस साइन के इक्वल होता है, यानी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी।
ये कंडीशन आती है, ठीक है। अब इस केस में यदि हम इसकी बात करें बी ट्रांसपोज ऑफ सी बी की, तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, और दूसरी चीज और कि ये n क्रॉस n का है, और एक बी मैट्रिक्स हमें गिवन है जो n क्रॉस 1 का है, n क्रॉस 1 का है। अब इस केस में हमसे जो पूछा गया है बी ट्रांसपोज सी बी, यदि इसकी बात की जाए कि ये जो बन के आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स x है, ये मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स x है। तो यानी इस मैट्रिक्स x की बात करें तो इस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज निकाल लें तो बी ट्रांसपोज सी इंटू बी होल ट्रांसपोज। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ये आपको मिलेगा बी और सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। चूंकि आपको पता है सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, तो आपको मिल क्या जाएगा बी इंटू माइनस सी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप इसे देखोगे तो माइनस बी सी बी ट्रांसपोज। आप देखोगे तो आप ये इसी के बराबर है ना, यानी मैट्रिक्स एक्स जो है वो माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस एक्स है, यानी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जिसे मान के चल रहे हैं एक्स, जो उस मैट्रिक्स को हम मान के चल रहे हैं कि मतलब ये मैट्रिक्स, ये जो भी मैट्रिक्स होगा वो एक्स के बराबर होगा, तो एक्स जो भी होगा वो क्या होगा, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में ये मैट्रिक्स जो होगा वो माइनस एक्स मतलब माइनस साइन के साथ आया, ये तो क्लियर है। देन अब दूसरी कंडीशन बात की जाए, तो यहां पर आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, क्या कि जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी बी ट्रांसपोज यानी एन क्रॉस वन, जो n क्रॉस 1 है वो 1 क्रॉस n हो जाएगा, 1 क्रॉस n, और c n क्रॉस n है और b n क्रॉस 1 है। जब आप इस ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको, इस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करके 1 क्रॉस 1 का मिलेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि डायरेक्ट कैसे हुआ। अब ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा और ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स को एक्स माना और इसका ट्रांसपोज लिया तो माइनस एक्स आया, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो आपके पास ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स शून्य होते हैं। तो ऐसे केस में ये 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स मिला जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा, केवल एक ही एलिमेंट होगा, और एक ही एलिमेंट होगा, तो ऐसे केस में इसके अंदर जो एलिमेंट अवेलेबल होगा वो एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। अब जीरो होगा तो ऐसे केस में इस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो, जीरो मतलब कि एक सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स है लेकिन वो जीरो है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंगल एलिमेंट का मैट्रिक्स है तो सिंगलटन मैट्रिक्स कह सकते हो आप, ठीक है, लेकिन एकल अवयव कह सकते हो। लेकिन आपके पास यदि ऑप्शंस की बात करें, आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, सिनाक मैट्रिक्स यानी सिनाक साचा, और विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें देख के तो यही ऑप्शन लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास एक डिटर्मिनेंट का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन के साइज से नहीं डरोगे, यदि आप क्वेश्चन की साइज से नहीं डरोगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन यदि आपको साइज से डर लगेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, -2 है। देन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना गिवन है, देन फाइंड द एफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है। तो मतलब कि इस केस में जो एफ एक्स आएगा उस एफ एक्स जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी ये हमसे पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो अब ऐसे केस में यदि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमसे पूछी गई है तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए थोड़ा समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे पहले इसको मैं लिखता हूं थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे नहीं लिखेंगे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स,
और तीसरा एलिमेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स। हाँ ठीक है, ओके। तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स। इसी प्रकार से यहां देखा जाए तो 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से सी वाले में देख लिया जाए क्या आया है। हाँ ठीक है, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे। अब इस तरीके से ये आपको मैट्रिक्स मिला, डिटर्मिनेंट कहेंगे, मैट्रिक्स कहना ठीक नहीं है। देन अब ये आपको मिला तो आप क्या करोगे, इसको आप सबसे पहली चीज इसको देखो, एक्सपेंड करना तो आसान काम है ना, आसानी से एक्सपेंड कर लोगे, लेकिन एक्सपेंड करने पे ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, और हल करने के बाद जो आएगा आपके पास, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला काम ये कर लीजिए कि C1 चेंज कर दीजिए, और C1 चेंज करने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, C1 चेंज कर दीजिए और C1 प्लस C2 प्लस C3 को चेंज करने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। क्लियर है? तो अब इसे ऐड करो तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये मिलेगा। यहीं पर नीचे आप देखोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर x रहेगा और यहाँ भी x रहेगा इंटू सी स्क्वायर इंटू एक्स। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 प्लस, सॉरी, x प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये बनेगा। बाकी नॉर्मली आप नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। केवल क्वेश्चन देखने में लेंदी है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, अब जनरली देखो यहाँ पे यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया जाए, एक्स कितनी बार है भाई, तो 1 2 2 बार एक्स प्लस 1, यानी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x प्लस एक्स कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखना ना, यही मिलेगा। और उसके बाद यहां पे क्या मिलेगा, एक एक्स यहां, एक एक्स यहां और 1, यानी 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x प्लस, सब में से x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। और नीचे यदि बात करें तो क्या मिल जाएगा, x प्लस एक्स, यानी कि हाँ 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। और आप क्वेश्चन में यदि देखोगे तो आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2 दे रखा है। तो यहां से आप इस -2 को वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है, तो आप यहां से वैल्यू पुटअप करोगे तो बाकी देखो ये सेम वैल्यू यहां लिखेंगे ना, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बस समझते जाओ। तो अब ऐसे केस में यहां से क्या बन के आएगा आपके पास, यहां से बन के आएगा, देखो यहां पर यदि -2 रखोगे तो -2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो -2x हो जाएगा, -2x प्लस 2x कैंसिल, सब जगह कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 1 1, और यहां क्या 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और इधर क्या बनेगा 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। मैट्रिक्स छोटा, सॉरी डिटरमिनेंट आपका छोटा हो गया। और लास्ट के आप देख रहे हो कि लास्ट का ये जो एक सीरीज है, एक लाइन है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। फिर भी अभी इसके एलोंग आप यदि इससे एक्सपेंड करोगे ना, यदि आप इसके एलोंग इसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसे केस में इसके एक्सपेंशन के बाद आपकी वैल्यू पॉलिनोमियल बहुत अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं आएगी,
थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसी को छोटा कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो, क्या काम करोगे, ज्यादा कुछ नहीं, केवल इतना काम करना है कि ये जो डिटरमिनेंट दिख रहा है इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, R1 चेंज करेंगे R1 माइनस R2, और R2 चेंज करेंगे R2 माइनस R3, ठीक है बेटा, क्लियर है। R1 चेंज करेंगे R1 माइनस R2, और R2 चेंज करेंगे R2 माइनस R3, क्लियर है। जब आप इसे चेंज करोगे तो ऐसे केस में यहां पर R1 ये दिखाई दे रहा है आपको, ये R1 ना, तो जब आप इसे चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब इतना में से इतना माइनस करना है, ठीक है, यानी R1 में से R2 घटाना है। R1 में से R2 घटाओगे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, तो यानी कि देखो यहां से मैं यहां माइनस कर दे रहा हूं, यानी कि यहां पे जो आएगा वो x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। तो यहां से क्या लिख पाएंगे, x माइनस 1। उसी तरीके से जब आप यहां करोगे तो यहां क्या बच जाएगा, यहां पर भी आपका x प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहां पर यदि R2 की बात करें तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब आप R2 में से R3 घटाओगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स बच जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 यहां होगा, यहां तो R2 में से R3 घटा रहे हो ना, ठीक है, तो R2 में से R3 घटाओगे तो यानी 1 में से माइनस एक्स आएगा, ठीक है। यहां पर भी सेम काम करोगे, यहां पर 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये कट के 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। यहां नीचे जो आया है वो लिख दो, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये आएगा। अब इससे छोटा तो नहीं कर सकते ना, इससे छोटा, तो अब इसको क्या करें, एक्सपेंड कर लो। यदि इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ 1 है, इसके अलोंग कर लो, ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएगा, इसके अलोंग कर लो, ये बंद, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे ये छोटा सा कैलकुलेशन एरर हो गया है, ठीक है। यहाँ जब आप R2 में से R3 माइनस करोगे तो ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि x प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स अपान 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, तो इसको माइनस करो तो x माइनस 1 आएगा, क्या आएगा बेटा, ये आएगा x माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या मिले आएगा, 1 के अलोंग, तो 1 ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2x। यदि आप देखोगे तो fx की वैल्यू जो आई आपके पास वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आया। अब ऐसे केस में यदि बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर यानी इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो यानी इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे स्क्रीन पे, ये रहा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या बोला है, यदि e पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 जहां x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन में एक कंडीशन दे रखी है कि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 है, तब उस केस में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन के लिए सत्य है। तो यदि मैं क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस को देखने का प्रयास करूं तो ऑप्शंस को देख के ये पता चलता है कि यहां पर इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी अवकलन किया गया है। चाहे अब जो भी अवकलन किया गया है, तो अवकलन करने के बाद यदि बात की जाए तो अवकलन करने पर ही हमको इसके आंसर तक पहुंचा जा सकता है। अब बात किया जाए कि सर तो क्या करना पड़ेगा, सर ज्यादा कुछ नहीं, आइए डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। क्या लिखा है, e पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आप इसे क्या कर दो, इसे लिख दो e पावर y इज इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 1।
ई पावर वाई इज इक्वल टू 1/x+1। ई पावर वाई इज इक्वल टू 1/x+1 लिखोगे तो इसे डिफ्रेंशिएट करो तो ई पावर वाई का ई पावर वाई हो जाएगा, वाई का दोबारा करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूं। dy/dx इज इक्वल टू 1/e पावर वाई 1+x इंटू 1+x, ऐसा लिखा जा सकता है दो बार। इसको ध्यान से देखो, e पावर वाई 1+x, e पावर वाई 1+x जो है ये इक्वल टू 1 है, ये इक्वल टू क्या है 1 है, और इक्वल टू 1 है तो ऐसे केस में मैं इसे चेंज करके dy/dx इज इक्वल टू 1/1+x लिख सकता हूं क्या? माइनस साइन भूल गए, लगा लो भैया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? dy/dx इज इक्वल टू -1/1+x लिखा जा सकता है। यदि लिखा जा सकता है तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हमें क्या मिला हुआ है? dy/dx इज इक्वल टू -1/x+1, यही मिला हुआ है, देख लो। हाँ ठीक है सर, अब इसे क्या कर दीजिए, दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2 मिल जाएगा इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा तो देखो ध्यान से, -1 तो ऑलरेडी है, ये पावर 1 होगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 आगे हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/1+x होल पावर 2 हो जाएगा। यदि मैं इसे लिखना चाहूं तो d2y/dx2 इज इक्वल टू, ये प्लस में है फंक्शन, ये प्लस में फंक्शन है, क्या मैं इसे 1/1+x ऐसे लिख के पावर 2 लगा दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को? यदि किसी को दिक्कत नहीं होगा तो क्या मैं इसे माइनस साइन लगा के लिख दूं? माइनस साइन लगा के लिख दूं? कह तू काहे सर ऐसा काहे कर रहे हो? तो देखो बेटा अभी दिखाते हैं, d2y/dx2 इज इक्वल टू -1/1+x जो है ये इक्वल है dy/dx के, dy/dx के, तो मैं इसे लिखूंगा dy/dx होल स्क्वायर, dy/dx होल स्क्वायर। अब ऐसे केस में देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? d2y/dx2 तो सब में दिख रहा है इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है, d2y/dx2 इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी सेम ही है, बस केवल ये पावर 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर 2 नहीं होना चाहिए, पावर 2 नहीं होता तो ये ऑप्शन सही होता, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x² माइनस kx प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन 2,4, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 2,4 में। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन k लाई इन द इंटरवल, तब इस केस में ये जो k है किस इंटरवल में लाई करेगा, किस इंटरवल के बीच में होगा। तो सबसे पहली चीज, यदि हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो सिंपल सी कंडीशन होती है कि एक बार आप उसे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। यदि 0 से बड़ी होगी तो उस केस में वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, सेम कंडीशन करिए। fx इज इक्वल टू हमें दे रखा है x² माइनस kx प्लस 5। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब इस केस में fx इज इक्वल टू x² माइनस kx प्लस 5, तो यहां से यदि इसको एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, f' निकाला जाए तो 2x माइनस k आ जाएगा, 2x माइनस k आ जाएगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2x माइनस k इज इक्वल टू 0 करा लीजिए, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए ना, k की वैल्यू चाहिए। तो यहां से k इक्वल टू लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ये तो इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब यदि इसका इंटरवल लेते हैं तो 2 इंटू 2, ये इंटरवल 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू मिनिमम 4 के इक्वल होना चाहिए, और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यदि 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए तो इसका इंटरवल पूछा गया है, वैल्यू नहीं पूछी गई, वैल्यू पूछी होती तो 4 सही है। ठीक है, बात खत्म। लेकिन इंटरवल पूछा गया है तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, 4 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी, ये इंटरवल आपका आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
सेकेंड ऑप्शन मैच करेगा। ओके, क्लियर है बेटा? चलो वेरी गुड। तो अब ऐसे केस में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 5x इज इक्वल टू, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 5x इज इक्वल टू, मतलब सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है। इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लगा ही लोगे, ठीक है। फिर भी आइए एक बार ट्राई करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं भाई कैसे लगेगा सर। कुछ नहीं, मान लीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस 5x, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा पहले, ठीक है, इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा किया जाएगा और अरेंजमेंट करने के बाद इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई पावर 5x, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो i इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 5x, ठीक है, ई पावर 5x प्लस 1 इंटू डी, ऐसा मिल जाना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो भाई, किसी को दिक्कत हो कमेंट करके बताना, ठीक है, कि सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया। यदि दिक्कत है तो देखो एक चीज समझो, 1 अपान 1 प्लस 1 अपान ई पावर 5x था। यदि मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और सबसे नीचे वाला कॉलम सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, उसी रूल के अकॉर्डिंग इसको मैंने बनाया, ठीक है। अब ये बन गया। अब ये जब बन गया तो अब क्या करोगे, आप यहां से लेट कर लो, लेट ई पावर 5x प्लस 1 इक्वल टू टी, ठीक है। ई पावर 5x प्लस 1 इक्वल टू टी लेट कर लो, तो लेट करने के बाद जो लेट किया हुआ फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। ई पावर 5x का ई पावर 5x होगा, 5x का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। ई पावर अब यहां से प्लस 1 का 0 हो जाएगा, इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो ई पावर 5x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 5 इंटू डी टी। बोलो भाई यही आएगा क्या? तो यहां पे देखो आपको ई पावर 5x इंटू डी एक्स दिखाई दे रहा है क्या, ई पावर 5x इंटू डी एक्स। तो मैं यहां से i इक्वल टू लिखूंगा, तो i इक्वल टू लिखने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, ठीक है, i इक्वल टू लिखने पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल जाएगा, 1 अपान 5 1 अपान टी डी टी। बोलो राइट है? तो मैं इसे लिख सकता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान 5 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी डी टी। बहुत सिंपल सी बात है, यहां एक फार्मूला लगेगा 1 अपान एक्स डी एक्स, उम्मीद है आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, log x प्लस सी होता है ना, log x प्लस सी होता है। तो यहां से यदि इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो i इज इक्वल टू 1 अपान 5 log t प्लस सी हो जाएगा। और 1 अपान 5 टी क्या माने हो, टी को कुछ माने हो ना, टी इक्वल टू क्या माने हो, ई पावर 5x प्लस 1 प्लस सी। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 अपान 5 लॉग ई पावर 5x प्लस 1 ई पावर 5x प्लस 1 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी जो ये f मतलब x है वो क्या किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 x dx इज इक्वल टू, तब ऐसे केस में ये फंक्शन किसके बराबर होगा। देखो भाई जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो ऐसे केस में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को उसके इंटरवल्स फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। इंटरवल्स फॉर्म में कैसे, कि जैसे 0 टू 3 गया, 0 टू 4 गया, 0 टू 5 गया, 0 टू 6 गया, जो भी, तो उसको 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, इस तरीके से इंटरवल्स में तोड़ देते हैं। तो यदि इसको इस तरीके से इंटरवल में ब्रेक डाउन करें तो 0 टू 3 x dx, यदि ये ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूं 0 टू 1 x dx, 0 टू 1 टू 2 1 टू 2 x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, इस फॉर्म में तोड़ेंगे। उसके बाद मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, यहां जो ये x की वैल्यू है ना, ये इसी इंटरवल के बीच से ली जाती है, ठीक है। तो लोएस्ट इंटीजर रख लिया जाता है जनरली,
तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 1 डी एक्स प्लस 2 टू 3 2 इंटू डी एक्स। जब इस केस में आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पर आप यहां पर कुछ भी इंटीग्रेट करोगे मल्टीप्लाई बाई 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ ही दे रहा हूं। यहां पर 1, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन 1 आएगा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक 1 टू 2 प्लस यहां इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा 2x। ठीक है, 2x लिमिट कहां से कहां तक 2 टू 3। जब आप इस लिमिट को रख के सॉल्व करोगे ना, इस लिमिट को रख के सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 2। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 2 में से 3 में से 2 माइनस करोगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। यानी इस फंक्शन का फाइनल आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखो, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब कि 1 और 2 ऑर्डर में दिए हुए हैं, आपको क्या बताना है, इसको मैच कराना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में ना, मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपके लिए बहुत आसान काम यह होता है कि आपको कोई 2 ऑप्शन यदि प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है, आपको 2 एकदम करेक्ट क्लियर हो गए कि हाँ यही सही है, तो ऐसे केसेस में आप ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हो। और समझाते हैं कैसे। जैसे यहां पे देख रहे हो कि जनरली आपके पास ऑकलन के फंक्शन दिए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो किस फॉर्म में क्या पूछा है, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री की बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है वो ऑर्डर हो जाता है, और कितना उसका घात है, कितना उसका पावर है, वो उसकी डिग्री हो जाती है। तो जनरली जैसे इस फंक्शन की बात की जाए तो इसका डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा, और डिग्री की यदि बात की जाए तो 1 होगी, क्योंकि घात एक ही है ना। ठीक है, इस फंक्शन की बात की जाए। तो दूसरे की बात की जाए, मतलब पहले फंक्शन में आप देखो कहां पे डिग्री 3 दिखाई दे रहा है, ऑर्डर 3 दिखाई दे रहा है और डिग्री 1 दिखाई दे रहा है। तो ऑर्डर 3 और डिग्री 1 दिखाई दे रही है आपको किस वाले में, सेकंड वाले में, यानी ए का दूसरा। ये तो क्लियर हो गया, ए का दूसरा। तो अब देखो ए का दूसरा किसमें है, ठीक है, तो ए का दूसरा तो केवल एक ही में दिख रहा है, तो बात ही खत्म हो गई, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ए का दूसरा तो बस केवल और केवल इसी में दिख रहा है, बाकी सब में तो ए का तीसरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। यदि डिग्री 2 तब होता जब पावर 2 होता यहां पे। ठीक है, जैसे यहां पर यदि इसकी बात की जाए तो इसका ऑर्डर 5 होगा लेकिन डिग्री 2 होगा, तो ऑर्डर 5 और डिग्री 2 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, तो यानी इसका इसके साथ मैच करेगा। तो यानी तीसरे का चौथा कहीं दिखा, हाँ इसी में दिख रहा है, तीसरे का चौथा इसी में दिखाई दे रहा है ना। यानी इस हिसाब से आप अपना टाइम बचा सकते हो कि यदि आपको एक का एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल चुका है, ठीक है, एक क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल चुका है, तो आप उसके साथ मैच करके ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, द रैंडम वेरिएबल x has a probability distribution px of the following form where a is a some unknown constant। ठीक है, मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ x दे रखी है रैंडम वेरिएबल्स के लिए, तो क्वेश्चन कह रहा है तब इस केस में इसका मान बताइए। देखो भाई यहां पर यदि सिंबल्स को ध्यान से देखोगे तो अल्फा जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंबल्स कैसा दिखाई दे रहा है, अल्फा जैसा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा है, ए का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना ना, इससे कंफ्यूज मत होना कि अल्फा और ए में क्या डिफरेंस है, नहीं भैया एक की चीज है। ठीक है, मतलब वो अल्फा, या तो इसको अल्फा मान लो या तो इसको ए मान लो। ठीक है, तब ऐसे केस में एक चीज बताओ, यदि कोई एक घटना घट रही है ना, या एक इवेंट, मतलब एक इवेंट के अंदर कई सारे इवेंट हो रहे हैं, तो सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए फाइनल तौर पे 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, अदरवाइज ऐसे फिर 0 से घटने लगा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे 0 आ गया, तो फिर उसके बाद देखो सिंपल सी बात है, तुमको पता है कि -1 से ज्यादा, सॉरी 0 से कम नहीं हो सकता, और फिर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्या प्रोबेबिलिटी। तो अब यहां 0 आ गया तो 0 से कम तो जाएगा नहीं, तो फाइनली इसका मतलब इसके बाद सब 0 ही है।
इसके बाद जीरो है, तो मान लो कि कितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे, कितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू वन होना चाहिए। और ये जो डॉट वाले फंक्शंस हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो जीरो आके टिक गई ना, अब तो सबकी जीरो ही होगी, तो यानी सब ये खत्म है, जीरो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो जो है वो अल्फा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जो है वो 3 अल्फा माइनस वन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री जो है वो 5 अल्फा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव जो है वो कितना है, अल्फा है, तो इज इक्वल टू वन। अब यहां से अल्फा की वैल्यू यदि निकाली जाए तो अल्फा और अल्फा मिलकर 2 अल्फा, और ये 3 अल्फा, और ये 2 और 5 7 और 3 10 अल्फा, और ये वन इधर ट्रांसफर कर दो, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/10। 2/10 कैंसिल आउट करो, क्या मिलेगा, 1/5। 1/5 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1/5 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो एक बार नीचे कमेंट भी कर दो, ठीक है, कि अच्छा हाँ सर क्लियर है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेट एक्स डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ हेड्स एंड numbers of the tails obtained when 6 coins are tossed simultaneously, then the probability px less than 3 is equal to। मतलब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x उस घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि आप 6 सिक्कों को उछालते हो तो हेड और टेल आने के डिफरेंस को बताता है, हेड और टेल आने के डिफरेंस को बताता है। तब ऐसे केस में x मतलब कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो भाई सामान्य तौर पे यदि बात किया जाए, सामान्य तौर पे बात किया जाए तो टोटल यदि 6 क्वाइंस को आप टॉस करोगे ना, 6 क्वाइन को टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स की बात करें तो कितनी आएगी, 2 पावर n, और n की वैल्यू कितनी है, यहां के लिए तो 6 ही है, तो 2 पावर 6 यानी 64 आउटकम्स आएंगे, 64 आउटकम्स आएंगे। कितने आएंगे, 64 आउटकम्स। ये तो हमारे प्रतिदर्श हो गए, ठीक है। अब सामान्य तौर पे हेड आने की यानी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो x जो है वो x इक्वल टू होगा मॉड ऑफ h माइनस टी, और h प्लस टी, चूंकि h प्लस टी इज इक्वल टू 6, यही ना होगा, क्योंकि जितने भी हेड या टेल आएंगे 6 क्वाइंस को यदि आप टॉस करोगे तो 6 क्वाइन को टॉस करने पर पहला क्वाइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो मान लेते हेड आया, ठीक है, मान लेते हेड आया एग्जांपल के लिए, दूसरे को टॉस किया तो भी हेड आया, तीसरे को भी किया, तो टोटल मिला के जो भी आएगा, जितने भी हेड या टेल आएंगे उसकी टोटल संख्या तो 6 ही होगी, 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो हेड या टेल की जो टोटल संख्या वो 6 है। तब ऐसे केस में x की वैल्यू यदि बात करें कि x क्या क्या आ सकता है, तो x क्या क्या आ सकता है, तो हेड माइनस टेल, तो माइनस रहने तो इस टेल की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 6 माइनस हेड से, मतलब टेल की वैल्यू यहां से लिखा जाए तो 6 माइनस हेड आ जाएगा, लिख दो भैया 6 माइनस हेड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखा जा सकता है, 2h माइनस 6। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ठीक है, कि मान सकते हैं कि पहली बार जब उछाला गया तो हेड आया, और हेड आने की मतलब डिफरेंस कितने का आया, कि 0 का, 0, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, यही आ सकता है टोटल डिफरेंस, एक्स की वैल्यू टोटल डिफरेंस यही आ सकती है ना, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब ऐसे केस में यदि मैं यहां 0 पुटअप करूंगा तो 0 पुटअप करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो मॉड ऑफ -6 आएगी, यानी मॉड से बाहर 6 आएगी, ठीक है। 1 जब पुट करोगे तो ऐसे करते करते टोटल x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी वह केवल 0 2 4 एंड 6 आएगी, 2 4 एंड 6 आएगी, मतलब ये x की वैल्यू होगी, ठीक है। टोटल ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 0 2 4 एंड 6, मतलब कि ये डिफरेंस होगा। तो अब इस केस में हमसे क्या बोला गया है, x लेस देन 3 होना चाहिए,
लेस देन 3 होना चाहिए ना, 3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटा किस पे है? 0 पर, 2 पर। ठीक है, और एक चीज और समझो ध्यान से, यहां पे 0 और 2 पे तो लेना ही, लेकिन डिफरेंस पूछा गया ना, तो हेड और टेल का, तो 4 पे भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 और 2 तो मान लो छोटा है ही, ये तो लोगे ही लोगे, लेकिन ये 4 जो है का, तो ये तो 3 से बड़ा है सर, ये क्यों लोगे? ठीक है, तो ये इसलिए लोगे क्योंकि देखो 4 जो आया है, यदि आपने हेड में से टेल माइनस किया है, तो यदि 6 हेड में से टेल माइनस किया है तो 4 आया है, तो इसको उल्टा यदि करके देखेंगे तो आपने 2 टेल में से 4 हेड माइनस किया है ना, तो छोटा हो जाएगा ना। तो अब ऐसे केस में आपको 4 वाला भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 2 4 और 0 2 और 4। अब ऐसे केस में, ठीक है, यहां तक यदि आपको समझ में आ गया, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 0। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स की बात करते हैं 0 पे, तो क्या आएगा भाई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हम यदि फार्मूले की बात करें तो NCR अपॉन 64 इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो अब NCR मतलब कि 0, तो यानी कि हेड भी 3 आए होंगे और टेल भी 3 आए होंगे। कितने में से आए होंगे? तो टोटल इवेंट्स तो 6 है ना, तो क्योंकि डिफरेंस ही x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इक्वल टू क्या है? 0 है यहाँ पर, या k इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आया है वो 0 आया है, तो इसका मतलब क्या? 3 हेड भी आए होंगे और 3 टेल भी आए होंगे। तो 3 हेड और 3 टेल यानी कितने में से आए होंगे? 6 में से आए होंगे। तो 6C3 की बात करेंगे, तो यानी 6C3 की बात करेंगे अपॉन 64। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर यानी 6C3 की बात की जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, जब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या मिलेगा? रूट फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन में 64। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलके आएगा? इसे आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा? फैक्टोरियल 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 3 बचेगा, क्योंकि 6 में से 3 माइनस करो तो फैक्टोरियल 3 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। 6 2 जा 6, ये कैंसिल करो। ठीक है, 5 2 जा 20, 20 अपान 64 आया, 20 अपान 64 आया। लेकिन ये किस पे है? 0 पे। 0 के साथ साथ हमको कौन सा चाहिए? 2 भी चाहिए। क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 2 पे चेक करिए। 2 हेड मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितने में से? 6 में से। तो 6 में से आने की बात करें तो 6C2 अपान 64। जब आप इसे सॉल्व करो तो फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 अपान में 64। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 में से यानी 6 इंटू 5 इसे लिख सकते हो, इंटू फैक्टोरियल 4 लिख दो, अपान में ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, इंटू में फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हो, अपान में 64। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करोगे तो 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 15/64। ठीक है, तो ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी है ना। उसी तरीके से आप एक और बात करोगे, यानी h इज इक्वल टू 4 पर, h इज इक्वल टू 4 की बात करोगे तो यानी 6C4 अपान 64। मैंने ये बता रखा है आपको कि 4 क्यों लेना है। ठीक है, अब 6C4 अपान 64 फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 अपान में 64 इज इक्वल टू, टोटल सॉल्व करोगे तो टोटल सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 लिख दो, अपान में 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख दो, अपान में 64। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो 3 टाइम में, यानी 15/64 आएगा। तो ये टोटल, अब इस 3 प्रोबेबिलिटी आई, 3 अलग अलग को जोड़ दो। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई? देखो यहां पे ध्यान से, यदि टोटल पॉसिबल की बात की जाए तो क्या मिल जाएगा हमको? क्या मिल जाएगा? देखो यहां से, तो टोटल प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू पी एच इक्वल टू 0 प्लस पी एच इज इक्वल टू 2 प्लस पी एच इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एच इक्वल टू 0 कितना आया था? 20/64, 20/64 प्लस ये कितना आया था? 15/64 प्लस 15/64।
64। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, तो 20/64 प्लस इसे लिख सकते हैं 30/64। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 50/64 कैंसिल आउट करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा 25/32। 25/32, अब इससे छोटा तो हो नहीं सकता, कटेगा तो है नहीं, नहीं कटेगा तो ऑप्शन में देख लो क्या क्या गिवन है हमारे पास ऑप्शन में। ऑप्शन में 25/32 क्या आया था हमारा, हाँ 25/32, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहां गया भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो कथन दिए हुए हैं इस कथन को हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद क्या करना है, हाँ इसके ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें इसके ऑप्शंस को बताने हैं। आओ भाई समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो यदि सबको सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे असमीका, ये जो इन इक्वेलिटी दी रखी है 2x+y ग्रेटर देन 5 का हल एक समुच्चय खुला अर्धतल है जिसमें मूल बिंदु नहीं है। मतलब कुल मिला जुला के कहना है कि यहाँ पर जो ये जो फंक्शन दे रखा है यानी ये इन इक्वेलिटी जो दे रखी है, ठीक है, उसमें इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब मूल बिंदु नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है 2x+y ग्रेटर देन 5 है ना, तो ये बताओ कि यदि 0 0 रखोगे तो ग्रेटर देन 5 आएगा, कभी नहीं आएगा, यानी ये कथन सही है। ठीक है, इसी तरीके से यही यदि देखा जाए, यदि एलपीपी में बाधाएं बदल दी जाएं तो इष्टतम समाधान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब इफ द कंस्ट्रेंट्स इन एलपीपी आर चेंज देन द ऑप्शनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एक चीज समझो, यदि कोई भी लाइन है ना, ठीक है, आप उसके यदि ऑप्टिमल सोल्यूशन को चेंज करोगे तो वो सेम कैसे हो सकता है, ठीक है, सेम थोड़ी हो सकता है। मतलब कि किसी भी कंडीशन में यदि आप उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन को चेंज कर रहे हो ना, उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन को चेंज करोगे तो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन बदलेगी तो वैल्यूएशन के साथ उसका लाइन सेम नहीं हो सकता वो चेंज होके कहीं और कोई ग्राफ बना दे। ठीक है, तो ऐसे केस में ये गलत है। ठीक है, एलपीपी में संभाव्य क्षेत्र में केवल बाधाओं द्वारा निर्मित सीमा रेखाएं सम्मिलित होती हैं। फेसिबल रीजन इन एलपीपी कंस्ट्रेंट ओनली बाउंड्री लाइंस फॉर्म्ड बाय द कंटेंट। नहीं भाई गलत है, क्योंकि आप यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हो, मान लो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, यदि ये लाइन ड्रॉ करते हो तो केवल इस लाइन से ही बाउंड्री थोड़ी बनी है, ये इस एक्सिस से भी तो बनी है। ठीक है, एक्सिस से भी बनी है ना, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एलपीपी के सभी अवरोधों द्वारा निर्धारित सामान्य क्षेत्र को सुसंगमत क्षेत्र कहा जाता है। मतलब द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एन एलपीपी इज कॉल्ड फेसिबल रीजन्स। नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, फेसिबल रीजन्स केवल उन्हें कहा जाता है जो बीच में आते हैं ना, जैसे आपने मान लो कि ये एक्सिस ली, इस एक्सिस पे आपने 3 रेखाएं खींची, ठीक है, इस तरीके से, तो इन तीनों रेखाओं का ये वाला पार्ट जो होगा वो फेसिबल रीजन कहलाएगा, ना कि इनसे घिरा हुआ पूरा क्षेत्र। ये थोड़ी कहलाता है, ये नहीं कहलाता ना, केवल ये वाला पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, अवरोधों द्वारा निर्धारित सामान्य क्षेत्र को सुसंगमत क्षेत्र कहा जाता है, सभी अवरोधों को। नहीं, गलत है। तो ये भी तो अवरोध होंगे, लेकिन इसको नहीं कहा जाता, गलत है। क्या मिलेगा, यदि प्रतिबंधों की प्रणाली में अनंत रूप से अनेक प्रतिच्छेद बिंदु हो तो एलएलपी का समाधान अव्यवहार्य समाधान होता है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी, मतलब कि इस केस में इसके सोल्यूशंस भी इनफाइनाइट लेवल पे होंगे। तो यानी कौन कौन सा सही हुआ, यानी ई और ई के साथ साथ ए, यानी ई और ए हमारा सही है। आइए ऑप्शन में मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना है। तो ए एंड ई, ठीक है, ए एंड ई ये सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ये देखो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ऑफ द फंक्शंस एफ 0, infinity tends to a, infinity defined as fx is equal to 2x square plus 3 is by adjective functions is। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसको ध्यान समझो, ये फंक्शन दे रखा है और ये एकाएकी आच्छादी फलन है, तब उस केस में इस के लिए ए का मान बताना है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन में वो फंक्शन कह रहा है आच्छादी फलन है, ठीक है, एकाएकी आच्छादी फलन है, ठीक है, यानी वर्मन है। तो ऐसे केस में उस फंक्शन में ये जो लिमिट दे रखी है, इसकी जो इंटरवल दे रखे हैं, उस इंटरवल में ए का मान क्या होगा। ठीक है,
ए का मान क्या होगा। तो आइए भाई समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज तो एकाकी आच्छादित फलन है यानी 1 1 है, इसको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने की कंडीशन होती है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होना चाहिए। ठीक है, यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होगा तभी हम कहेंगे ये आच्छादी है, अदरवाइज मतलब एकाकी है यानी 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। f(x1) यानी क्या मिल जाएगा, सॉरी f(x1) यानी इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2x1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 स्क्वायर प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें अगली लाइन में, 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। यानी ये दोनों बराबर हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एकाकी आच्छादीय फलन है। ठीक है, यानी 1 1 है। अब 1 1 है तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा कि ऐसे केस में इस फंक्शन को y मान लो। ठीक है, क्या मान लो, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ट्रांसफर करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी यहां से लिखूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3 अपान में 2। तो x इक्वल टू सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर y माइनस 3 अपान 2। अब बताओ कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे, सॉरी y की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे x 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे x 0 होगा। तो सिंपल सी बात दिख रहा है कि यदि यहां पर y इज इक्वल टू 3 पुटअप कर दिया जाए तो y इक्वल टू 3 पुटअप करने पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहते सर उससे छोटा चला जाए तो रूट के अंदर है नेगेटिव साइन हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव साइन हो जाएगी तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा ना, तो x इक्वल y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू 3 मिलेगा। y इक्वल टू 3 यानी इसकी लिमिट क्या है, क्या मिलेगी, 3। मतलब a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर मैच कर रहा है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फॉर x बिलोंग्स टू r 0 साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू। आइए भाई समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है साइन tan इनवर्स x बराबर है। ठीक है, साइन tan इनवर्स x बराबर है, तो एक काम करते हैं कि इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सॉरी tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको थीटा मानोगे तो क्या मिल जाएगा, ये साइन थीटा मिल जाएगा, बाद में देख लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो यदि मैं यहां से लिखूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। x के अपान में कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लूं मैं। यदि हम इसे एक राइट एंगल ट्रेंगल से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको थीटा मान लो। ठीक है, तो अब ऐसे केस में ये किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो x अपान 1 है, x अपान 1 है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर x हो जाएगा, बेस अपान 1 हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से यदि यहां से बात किया जाए साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी कड़ बटे, सॉरी आधार बटे, नहीं सॉरी लंब बटे कड़। तो ये आपका लंब है और ये कड़ है, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये x हो गया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए नहीं, हमको तो सर साइन tan इनवर्स x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहां पर ध्यान से कि आपने क्या लेट कर रखा है, आपने यहां पे लेट कर रखा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा इक्वल टू, तो यहां से मैं इसको चेंज कर दूं तो साइन tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यानी साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहां पर साइन tan इनवर्स x की वैल्यू ये आएगी। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन की बात करें तो साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर इज 3 इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, लेट a इज इक्वल टू -1 2 3 1 एंड i इज इक्वल टू इतना, इफ a स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा इंटू a माइनस म्यू इंटू आई, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि a स्क्वायर फाइंड आउट करिए। जब a स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो यानी क्या करना पड़ेगा, -1 3 2 एंड 1। ऐसे क्वेश्चन केवल लेंदी होते हैं और इजी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो छूटने नहीं चाहिए आपको। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 एंड 6, ये क्या मिल जाएगा, -2 एंड +2, ये क्या मिल जाएगा, -3 +3, एंड ये क्या मिल जाएगा, 6 +1, यानी ये, यानी इसकी बात करें तो 7007 ये मिल जाएगी। ठीक है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो आप इसको इक्वल करा दो, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो ए स्क्वायर है, इसको इक्वल करा देते हैं सीधे लेमडा इंटू ए के। तो लेमडा इंटू ए के ना, तो मैं यहां से लेमडा इंटू ए, लेमडा रहने दो, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 2 3 एंड 1, माइनस म्यू इंटू आई, आई की वैल्यू 1 0 0 एंड 1। 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करोगे यदि, तो यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका मल्टीप्लाई सब में होगा, इसका मल्टीप्लाई सब में होगा। तो यदि मैं इक्वेशन बनाना चाहूं, क्योंकि हमें इससे क्या पूछा गया है, म्यू और लेमडा का मान, म्यू और लेमडा का मान, तो एक इक्वेशन बन जाएगा 7 इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस म्यू। ठीक है, यही बनेगा, 7 इज इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस म्यू, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओ। और दूसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा 7 इज इक्वल टू लेमडा माइनस म्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आप क्या मिल जाएगा आपको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से मिल जाएगा आपको, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ऐड करते पे माइनस 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 प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 14 इज इक्वल टू -2 म्यू हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू निकालोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -14/2, -14/2 यानी इक्वल टू -7, म्यू की वैल्यू -7 हो जाएगी। -7 जब आप यहाँ पर रखोगे तो -7 उधर ट्रांसफर होगा, तो -7 यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा, +7 उधर ट्रांसफर होगा 0, यानी म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7 और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 0। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू की वैल्यू हो जाएगी -7 एंड लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 0, म्यू की वैल्यू -7 एंड लेमडा की वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इफ a is equal to 1 3 2 and 4 then the determinant of a adjoint of the matrix A is। ठीक है, यानी आपसे ये कह रहा है कि यदि एक आव्यूह ये दिया है तो आव्यूह A के सखंडज का सारणिक है। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यदि आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसके सखंडज का सारणिक होगा। ठीक है, सखंडज का सारणिक का मतलब क्या है, यानी सीधे सीधे कह रहा है उसका सखंडज बताइए और उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दीजिए, मतलब उसका सखंडज निकालिए, सखंडज निकालने के बाद मतलब एजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए, पहले एजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए और एजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, यदि ये पूछा जा रहा है तो यदि आप सिंपल सी बात जानते हो, ठीक है, यानी कि इसकी बात करें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1 ये होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1 होता है। तो यदि आप इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, मैं यही सॉल्व कर देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 - 6 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। यहां पे n क्या है सर, तो n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, -2, -2 के पावर क्या मिलेगा 2 - 1 इज इक्वल टू -2 पावर 2 - 1 इक्वल टू 1, यानी -2, यानी इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो अच्छा ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज,
ए नॉन ट्राइवल सोल्यूशन इज, मतलब के किस मान के लिए, यानी जो ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन में के किस मान के लिए इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा या ट्राइवल सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब ऐसे केस में जब आप बात करते हो तो ये एक डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है, या मैट्रिक्स बनेगा, जो भी कह सकते हो। ठीक है, तो बना लेते हैं भाई पहले। तो 1 -1 2 2 1 एंड -3 5 -3 एंड के। यदि ये यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी के की वैल्यू इसके लिए एक यूनिक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 1, क्या मिल जाएगा, के -6 सॉरी -9 -1 क्या मिल जाएगा, 2k -15 +15 +2 क्या मिल जाएगा, -6 -5 क्या मिल जाएगा। यहां पर इसको सॉल्व करो तो k -9 +2k +15 -11 2 22। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहां पर k की वैल्यू यदि इक्वल टू हम 0 लेके चले, क्योंकि k की वैल्यू के लिए ना, तो अब इस केस में क्या मिल जाएगा हमको, जब आप इसे सॉल्व करोगे 15 -22 यानी 7 हो जाएगा, 7 -9 16 हो जाएगा, 16 ट्रांसफर कर दो तो यानी 3k इज इक्वल टू 16, क्योंकि माइनस है प्लस हो जाएगा इस साइड आएगा, तो k इक्वल टू क्या आएगा 16/3, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/3। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर्स गिवन बाय 5/3 3x + 2 the rate of change of its surface area with respect to x is 5/3 इज, सॉरी यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मतलब यहां पे कह रहा है कि 5/3 x/2 का एक गुब्बारा है जो कि सदैव गोलाकार रहता है और गोलाकार रहते हुए इसका परिवर्तनशील व्यास है, यानी इसका जो डायामीटर है वो चेंजेबल है। यदि वो चेंजेबल है तो ऐसे केस में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन की दर क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, किस रेट से वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बताना है। सामान्य तौर पे यदि हम लोग बात करें तो यहां से हमें जो डाटा गिवन है वो ये कि एक गोलाकार है, और दूसरा डाटा जो गिवन है वो ये कि इसका व्यास ये है। तो भाई इसका सोल्यूशन यदि बात की जाए तो सिंपल सा सोल्यूशन होगा कि यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो केवल इतना करना है, क्योंकि ये इसका जो डायमीटर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आप केवल इसका एरिया फाइंड आउट करके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। और जब इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यदि आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन बन के आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया होगी। तो सबसे पहली चीज डायमीटर हमको क्या गिवन है, 5/3 3x + 2 ये गिवन है। यदि मैं यहां से इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लूं तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है, तो डायमीटर बाई 2 होगा तो 5/6 ब्रैकेट में 3x + 2 हो जाएगा। अब यदि यहां से इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया जाए तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πr², 4πr²। अब 4πr² यानी 4π तो रहेगा ही रहेगा, और r², r की वैल्यू तो इतनी है ना, यानी मैं इसे लिखूंगा 5/6 ब्रैकेट में 3x + 2 होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूं, फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 4π इसको आप सॉल्व करो तो ये 25/36 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर। यदि मैं 4 से 36 को कैंसिल आउट कर दूं, 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 25π/9 ब्रैकेट में 3x + 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ऐसे केस में ये इसका एरिया आ गया, एरिया आ गया तो विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, यदि x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा, डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 25 पाई अपान 9 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये मिलेगा बेटा। यदि ये मिलेगा तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25 पाई अपान 9 बाहर निकाल लो, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, 3x प्लस 2 ये 1 हो जाएगा। यानी जब आप इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 50 पाई अपान 9 ब्रैकेट में 3x प्लस 2, ये रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। यानी इस दर से उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा या उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में इस दर से परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शंस देख के बातचीत करते हैं। थोड़ा सा इसमें से तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, चलिए कोई नहीं, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया है, 50 पाई अपान 9 3x प्लस 2। अब x की वैल्यू यदि क्वेश्चन में हमें गिवन होती तो उसके अकॉर्डिंग हम देख पाते कुछ की किस रेट से चेंज हो रही है, x की क्या वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो ऐसे केस में आंसर तो इसका यही है। ठीक है, आंसर तो इसका यही है। ठीक है, ऑप्शन अब क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है या तो क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इस जितना क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर यही होगा। यदि इससे छोटा आंसर चाहिए तो फिर x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू हमें कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि किस रेट से चेंज होगा, कितना दूर तक चेंज होगा, कि यदि 5 है तो 5 से 15 होगा कि 15 से 20 होगा कि कितना होगा, नहीं पता ना। तो जब नहीं पता है तो ऐसे केस में आंसर यही होगा और यहीं तक आप इसको सबमिट करोगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2k x प्लस एक्स 7x माइनस 6x लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस, देन इस क्वेश्चन में भी आपके पास सही ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ रहा हूं क्योंकि इसके ऑप्शंस भी गड़बड़ है। ठीक है, ए सी डी या बी जो भी ऑप्शंस की बात कर लें, क्योंकि यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे k की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। ठीक है, 5, लेकिन k इक्वल टू 5 कहीं गिवन नहीं है, k इक्वल टू 5/3 गिवन है, k इक्वल टू 3/5 गिवन है, और f इज ए डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, f इज ए डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू -3/5। तो यहाँ पे k की वैल्यू तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर d और c दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हाँ डिफरेंशिएबल तो है, x इक्वल टू 3 रखने पर डिफरेंशिएबल तो है, मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट k की वैल्यू यहाँ पर 5 आती है ना, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है, cos 2x अपान sin x माइनस cos x का होल क्यूब। ठीक है, dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहली चीज cos 2x अपान sin x माइनस cos x का होल क्यूब दिया हुआ है और आपसे इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। आइए देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपान sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैं इसे अगली लाइन में लिखने का प्रयास करूं तो मैं इसे अगली लाइन में लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान, मैं इसको यदि लिखना चाहूं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, सॉरी होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब ऐसे केस में इसको थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं, यदि इसको और लिखने की बात मैं करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसको रहने दो ऐसे ही, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड और कर देता हूं, यदि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स अपान में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल क्यूब dx।
ठीक है। ऊपर देखो cos x माइनस साइन एक्स है ना, इसमें से यदि माइनस साइन बाहर ले लिया जाए तो माइनस साइन बाहर लेने पे क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मैं अगले स्टेप में इसको बढ़ा दे रहा हूं और अगले स्टेप में मैं लिख दे रहा हूं माइनस बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल क्यूब डीएक्स। ठीक है, तो एक फंक्शन यहां से तो कैंसिल हो जाएगा, एक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल पावर 2 डीएक्स ये लिख देता हूं। यहां पर यदि बात की जाए तो यहां लेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अवकलन करना है, अवकलन करने पे आपको पता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो जब यहां पे आप करोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। तो मैं यहां से लिख दूं तो मैं इसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नहीं ऊपर नहीं करते हैं, इक्वल टू डी टी यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख सकते हैं, मतलब इतना रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इतना रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा पूरा आप रिप्लेस कर सकते हो ये। ठीक है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं और इतने को हम क्या माने हैं, टी मान के चल रहे हैं। न्यू पेज पे चलते हैं, न्यू पेज पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपान टी स्क्वायर डी आ जाएगा, माइनस 1 अपान टी स्क्वायर डी आ जाएगा। यदि माइनस 1 अपान टी स्क्वायर डी आ जाएगा तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहां ध्यान से समझो कि यहां पावर 2 नहीं पावर 3 है, तो एक कटा तो 2 बचा, और आपने इतने को लेट किया है, इतने को लेट किया तो पावर 2 ही बचेगा ना, तो टी स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में इसे आप ऊपर लेके चले जाओ तो माइनस टी पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा, तो जनरल फंक्शन बन जाएगा, तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, टी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, माइनस टी पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 अपान में माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपान टी प्लस सी। और टी इक्वल टू क्या आपने माना है, टी इक्वल टू आपने कुछ माना है ना, क्या चल रहा है, टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन की बात करें तो माइनस में है कि विदाउट माइनस है, विदाउट माइनस है, 1 अपान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हाँ तो ठीक है, फिर देखो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो, तो 1 अपान साइन एक्स माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, माइनस साइन कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे केस में यदि देखोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि पावर 2 ध्यान नहीं दोगे, पावर 3 को ध्यान नहीं दोगे और पावर 2 समझ लोगे, तो पावर 2 समझते ही फिर क्या बन जाएगा, ये लॉग फंक्शन बन जाएगा, और लॉग फंक्शन बन जाएगा और तुरंत लॉग वाला टिक करके आ जाओगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, 2 और 3 ना, 2 और 3 ध्यान रखना है, 2 और 3 ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी सही आएगा। नहीं तो आएगा तो इसमें से मैच भी करेगा, इन दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा, और जनरली ये पहला वाला ऑप्शन मैच करेगा, पहला ऑप्शन मैच करेगा और पहला वाला आप टिक करके आ जाओगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बस क्या करना पड़ेगा, 2 की जगह जैसे ही 3 सॉरी 3 की जगह जैसे ही 2 कर दोगे। आई बात समझ में, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कहां गया भाई, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस ई पावर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यदि इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब ऐसे केस में एक प्रॉपर्टी आप लगाओगे। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूं, 0 टू ए
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। इस प्रमेय गुण का प्रयोग करेंगे या इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, और इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते ही ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज मान लीजिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस ई पावर कॉस एक्स dx। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मत बनाइए, ठीक है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को लगाओगे तो क्या बन के आ जाएगा आपके पास, i इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस ई पावर कॉस पाई माइनस एक्स dx। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, 180 में चेंज नहीं होगा तो माइनस कॉस थीटा। क्या निकल के आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस ई पावर माइनस कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं, ई पावर माइनस कॉस एक्स dx। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपान 1 प्लस 1 अपान ई पावर कॉस एक्स, क्योंकि पावर माइनस है ना, ठीक है। लिखा जा सकता है, यदि लिखा जा सकता है तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। इसके पहले भी इस मेथड को मैंने सिखाया, ये अरेंजमेंट सिखाया है अभी आपको। 0 टू पाई क्या मिल जाएगा, ई पावर कॉस एक्स अपान ई पावर कॉस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। ये जो बना, ये जो इक्वेशन फर्स्ट बना था और ये जो बना इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, यहीं से देख लो, समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा, i प्लस आई 2i हो जाएगा, क्या 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई क्या मिलेगा, 1 अपान 1 प्लस ई पावर कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई क्या मिलेगा, ई पावर कॉस एक्स अपान 1 प्लस ई पावर कॉस एक्स dx। यही ना। अब ये बताओ, दोनों में dx कॉमन है, लिमिट सेम है। एक काम करो, 0 टू पाई 1 प्लस, बेस वैल्यू सेम है ना दोनों की, तो 1 प्लस ई पावर 1 प्लस ई पावर कॉस एक्स अपान 1 प्लस ई पावर कॉस एक्स dx लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो ये कट जाएगा, ये कटने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 dx। तो यहां से i इज इक्वल टू यदि आप निकालोगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 dx। कितना आसान हो गया ना, आप देखो तो कितना आसान हो गया, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे, कोई परेशानी ही नहीं आएगी। अब यदि इसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे तो इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो i इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 x 0 टू पाई। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 पाई माइनस 0, पाई माइनस 0। तो जब पाई में से 0 माइनस करो तो क्या मिलेगा, पाई, यानी आंसर क्या आएगा, पाई/2। आंसर क्या आएगा, पाई/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मैच करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलो क्लियर इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस एक्स एंड द y एक्सिस। मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि हमें एरिया बताना है उस बाउंडेड रीजन का जो कि इस कर्व से बनेगा, मतलब इससे मिलकर कर्व बना हुआ है, और किससे बाउंडेड है, y एक्सिस से बाउंडेड है। y एक्सिस से बाउंडेड है, निकाल लो भैया। a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला काम तो ये करो आप ध्यान से कि इसकी लिमिट निकाल लो कहां से कहां तक। तो y स्क्वायर यानी यहां से मैं
वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू एक्स। तो यानी x के फॉर्म में निकाल लूं तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये आ जाएगा। ट्रांसफर कर दो, माइनस एक्स उधर जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और यानी उल्टा हो गया। सॉरी, इसको फिर से सही कर लो भाई। यदि आप इसे सही करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये आप लिख सकते हो x इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसे केस में यदि इससे बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप कहां तक जाओगे। ठीक है। तो जनरली यदि आप इससे बाउंडेड एरिया देखोगे तो इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक होगी। तो जब x इक्वल टू जीरो लोगे, x इक्वल टू जीरो लोगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा। तो x इक्वल टू जीरो लेने पर x इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ट्रांसफर करो तो यानी क्या मिल जाएगा, 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक y से y कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4। यानी इसकी लिमिट क्या मिल जाएगी, 0 to 4, 0 to 4। और 0 to 4 में और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहीं से यहीं लिख देता हूं मैं, 4y माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्यों लिखा सर, y वाले फंक्शन में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बाउंडेड एरिया किससे घिरा हुआ है, y एक्सिस से। x एक्सिस से होता तो x के फंक्शन में लिखेंगे, मतलब कि y का फंक्शन ना लिखते, x का फंक्शन लिखते। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आओ देखते हैं इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन करके देखते हैं कहाँ तक आएगा। 0 to 4, 4y डी वाई माइनस 0 to 4 वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4y। तो 4 तो रहने दो, y का करोगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, y पावर 3/3। लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 4। ठीक है, सॉल्व करिए। a इज इक्वल टू, यहां से कैंसिल करो, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 4 4/2 माइनस 0 रखने से कोई मतलब नहीं है, फिर माइनस y पावर 3 यानी 4/3/3, ये आ जाएगा, 0 रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो ये, इसको ध्यान से। a इज इक्वल टू 2 4/2, 4/2 यानी 16, 16 इंटू 2 यानी 32, 32 माइनस ये कितना हो जाएगा, 64/3, 64/3। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, 96 माइनस 64/3। यदि 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस करोगे 3 आएगा, 32/3 यानी 33/2 सॉरी 32/3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 32/3, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है बेटा, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग एक्स। मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि जनरल सोल्यूशन पूछा है तो आप क्या करोगे कि इसको इस फॉर्म से अरेंज करो कि ये, इसको अरेंज करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन जो हुआ है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा आपके पास। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस पेज पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस log x बेस ई। ठीक है, यहां भी बेस ई है ना बेटा। ठीक है, ट्रांसफर करिए, लॉग फंक्शन को ट्रांसफर करिए एक दूसरे साइड। हाँ ठीक है, ठीक है, इस लॉग फंक्शन को ट्रांसफर करिए, क्या मिल जाएगा, log dy अपान डी एक्स माइनस log x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये मिलेगा। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n
इज इक्वल टू लॉग m अपान n। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे आप यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, लॉग dy अपान dx अपान x बेस e इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। फिर लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं यहाँ पर, आप बताइएगा मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ऐसा लिखा जा सकता है। यदि लिखा जा सकता है तो मैं इसको एक लाइन और बढ़ाऊंगा, डी एक्स अपान डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर बी वाई। बोलो भाई, लिखा जा सकता है क्या? बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड कर देंगे। तो मैं यहां से लिखूंगा डी वाई अपान ई पावर बी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर ए एक्स डी एक्स। अब देखोगे तो आपका जो फंक्शन है वो एक्स और वाई के फॉर्म में सेपरेट हो चुका है, अलग अलग हो चुका है, और डी वाई और डी एक्स भी दिख रहा है। तो आप क्या करो, दोनों साइड में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या मिलेगा, ई पावर माइनस बी वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स ई पावर ए एक्स डी एक्स। ये एक्स के दो फंक्शन है, यानी फर्स्ट सेकंड लगेगा। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, देखो यदि डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन में जो मल्टीपल फंक्शन होता है वो मल्टीपल में ही आता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन में मल्टीपल फंक्शन अपान में आता है। तो मैं बहुत बेसिकली नहीं बताने जाऊंगा, ठीक है, मैं वहीं से सॉल्व कर देता हूं। अब देख लो पहले ध्यान से, तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस वन अपान बी ई पावर माइनस बी वाई इज इक्वल टू पहला इंटू दूसरे का समाकलन। ठीक है, तो वन अपान ए ई पावर ए एक्स, ठीक है, पहला इंटू दूसरे का समाकलन प्लस पहला इंटू दूसरे का समाकलन प्लस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। पहले का अवकलन तो x का अवकलन करोगे तो खत्म ही हो जाएगा, दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ये बचता है बेटा। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस वन अपान बी ई पावर माइनस बी वाई इज इक्वल टू वन अपान ए एक्स ई पावर ए एक्स प्लस वन अपान ए यहाँ रहने ही दो, और ई पावर ए एक्स का वापस करोगे तो ई पावर ए एक्स का ई पावर ए एक्स हो जाएगा अपान ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शंस की बात करें तो कुछ कॉमन ओमन दिख रहा है क्या? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन दे रहा है, उसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। माइनस वन अपान बी ई पावर बी वाई, ये तो सब सेपरेट ही दिख रहा है, बस दूसरे साइड का अरेंज करना है। तो दूसरे साइड का अरेंज कर लो, थोड़ा सा इसको अरेंज करें, ये तो इसी साइड दिख ही रहा है, ई पावर माइनस बी वाई, इसमें ई पावर ए एक्स यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, वन अपान ए भी कॉमन ले लो, वन अपान ए कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस वन अपान ए प्लस सी आ जाएगा। यदि इसको थोड़ा सा और अरेंज करूं मैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं वन अपान ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये सेम कॉपी हो जाएगा। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, वन अपान ए स्क्वायर ए एक्स माइनस वन, ये ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। ठीक है, देख लो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, सॉरी कहाँ चला गया भाई, हाँ ये रहा, ई पावर ए एक्स, इसको ध्यान से देखो, देखो माइनस वन अपान बी ई पावर माइनस बी वाई, ये तो है ही करेक्ट। ठीक है, ये इसी साइड है, इक्वल टू ई पावर ए एक्स अपान ए, एक्स प्लस ए वन अपान ए प्लस सी है, और यदि इसको एलसीएम लिया जाए तो ये ए एक्स प्लस वन अपान ए हो जाएगा, मतलब कि ए एक्स प्लस वन अपान में ए हो जाएगा, अपान में ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी वन अपान ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस वन प्लस सी। तो यानी इसको मैच कराया जाए तो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, इसको देखो ध्यान से, तो माइनस वन अपान बी ई पावर माइनस बी वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर ए एक्स माइनस वन प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अरेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि बच्चा पूरा क्वेश्चन सही कर रहा है लेकिन माइनस प्लस की वजह से थोड़ी सी गलती कर रहा है, और माइनस प्लस की वजह से जो गलती कर रहा है उसी गलती में वो बार बार परेशान है कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो ऐसा दिक्कत नहीं है, आप बहुत सावधानी से थोड़ा सा आराम से करोगे तो क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इफ द थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हैविंग मैग्नीट्यूड्स 3 5 एंड 6 respectively satisfy the conditions, then vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, then mu is equal to vector a dot vector b plus vector b dot vector c dot vector a is equal to, तब ऐसे केस में म्यू की वैल्यू पूछी गई है ना। तो एक चीज समझो ध्यान से, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो वेक्टर है, वेक्टरों का सम है, ये इज इक्वल टू 0 है। तब ऐसे केस में मैं एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इनका मल्टीप्लाई इन्हीं वेक्टरों के साथ करा दूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0.0 वेक्टर ना। तो ऐसे केस में यदि इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो क्या मिल जाएगा हमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सॉरी एक छूट गया, उसको भी कर लेते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस फिर क्या मिलेगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ये आएगा। अब यहां पे यदि आप देखोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या आप एक चीज बताओ, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए समान मान लिया जाए, तो ऐसे केस में मैं इसको लिख सकता हूं, थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ba प्लस 2ca इज इक्वल टू 0, सब वेक्टर्स फॉर्म में है, सारे वेक्टर्स ही है ना, तो वेक्टर साइन लगा लीजिएगा आप, ठीक है। अब ऐसे केस में यदि यहां पे बात किया जाए, यदि ऐसे केस में यहां पे बात किया जाए तो आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो सर, कि यदि दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो ऐसे केस में इसका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स जो है ना, ये दोनों वेक्टर्स ए डॉट वी, इनका मैग्नीट्यूड सेम है यदि, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ए डॉट ए, मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, और थीटा, यदि दोनों वेक्टर सेम ही हैं तो उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 मिल जाएगा, यानी इसमें मैं क्या ए स्क्वायर लिख सकता हूं, उसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर ए स्क्वायर लिख दिया, इसी तरीके से क्रम में चला, ठीक है। अब यहां से मैं इसे लिख सकता हूं, ये मॉड है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर है, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, क्वेश्चन ने बोला है, किसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वेक्टर ए बी सी हैविंग मैग्नीट्यूड्स 3 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 3 5 एंड 6, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस इसे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको म्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, म्यू दे रखी है, देखो यहां से ध्यान से, ठीक है, इतने की वैल्यू ये है ना, इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू दे रखी है। यदि म्यू दे रखी है तो इतने की वैल्यू यदि म्यू रख लिया जाए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू म्यू इज इक्वल टू 0, हमें म्यू की वैल्यू ही तो बतानी है, क्या आ जाएगी, 36 और 9, 36 9 45, 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि सही में 36 और 9 45, 45 और 5 50 20 70, यानी क्या हो जाएगा 2 म्यू बराबर माइनस का 70, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 70 बटे 2, यानी आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 35, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 35। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा, यानी म्यू की वैल्यू आएगी माइनस की 35। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या हमारे पास है क्या माइनस का 35, ठीक है, माइनस का 35, माइनस का 35,
-35 नहीं आया बेटा, प्लस का 35 आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चेक कर लिया जाए। माइनस प्लस कहीं गलत है क्या? इसकी वैल्यू कितनी है भाई? म्यू क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया जाए। 2 × म्यू, ठीक है, a² + b² + 2ab, हाँ ठीक है। चलिए देखो भाई, सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से समझ लो कि यहाँ पे 2 × म्यू पूछा गया, मतलब कि यहाँ से म्यू की वैल्यू देखा जाए तो देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी 35 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या आएगा? 35 आंसर आएगा। माइनस का 35 आ रहा है, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये माइनस का 35 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ए वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स 2p and 1 with respect to a rectangular coordinates system. The system is rotated through a certain angle about the origin in the counterclockwise direction. If with respect to the new condition system vector a has components p plus 1 and 1, then मतलब कि सबसे पहली चीज, एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स 2p + 1 है, 2p + 1 है, और यदि उस कोऑर्डिनेट को घुमा दिया जाता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज उसे रोटेट कराने पर, क्लॉकवाइज उसे रोटेट कराने पर उसके जो कंपोनेंट्स है वो p+1 एंड 1 हो जाते हैं। तब क्वेश्चन कह रहा है कि अब ऐसे केस में तब p क्या है, मतलब p की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, पहले भी वो कंपोनेंट्स वेक्टर ए के ही थे और बाद में भी वो कंपोनेंट्स वेक्टर ए के ही हैं। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसे केस में यदि बात किया जाए तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए जिसका कंपोनेंट है 2p and 1, और फिर इसी वेक्टर को रोटेट करने पर इसके कंपोनेंट की वैल्यू हो जाती है p + 1 and 1, p + 1 and 1। तो ऐसे केस में इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2p² + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा है तो इस केस में मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये 4p² + 1 इज इक्वल टू p² + 1 + 2p + 1, ये आएगा। यदि आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3p² - 2p - 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यदि p की वैल्यू निकालने का प्रयास किया जाए तो क्या किया जा सकता है? 3p² - 3p + p - 1 = 0, यही इसका कंपोनेंट बनेंगे। तो यहां से 3p यदि कॉमन ले लूं मैं तो p - 1 बनेगा, और +1 कॉमन ले लिया जाए तो p - 1 बनेगा इक्वल टू 0। तो यहां से 3p + 1 एंड p - 1 = 0। तो यहां से p की पहली वैल्यू देखी जाए तो p की पहली वैल्यू जो आएगी वो 3p + 1 = 0, यानी 3p = -1 एंड p = -1/3। एक वैल्यू ये आएगी, और दूसरी वैल्यू की बात करें तो p - 1 = 0 तो p = 1, यानी p की दो वैल्यू आएगी, एक -1/3 और दूसरी जो आएगी वो 1 आएगी। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो p = 1 एंड p = -1/3, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस दे रखी हैं और दोनों लाइंस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, न्यूनतम दूरी आपसे पूछी गई है। तो जनरली यदि आपके पास दो लाइंस दिए होते हैं तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए जो फार्मूला आपके पास होता है, d = b1 × b2 b1 × b2 मल्टीप्लाई बाई a2 - a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 × b2, ये फार्मूला होता है। अब ऐसे केस में का होल मॉड कह सकते हैं। तो d = b1 × b2 a2 - a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 × b2 का होल मॉड, यही ना? ठीक है, यदि ये है आपके पास, तो यदि इस केस में आप a1 और a2 का मान निकाल लो,
तो A1 यहां से मिल जाएगा, A2 यहां से मिल जाएगा, B1 यहां से मिल जाएगा और B2 यहां से मिल जाएगा। ठीक है, B1 क्रॉस B2, तो 2i कैप प्लस 3j। हाँ, यहां पे आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आप देखोगे तो वेक्टर बी का मान यानी B1 और B2 दोनों सेम है ना, B1 और B2 दोनों सेम है, तो ऐसे केस में B1 और B2 का मान ऐसे डायरेक्ट मत लिख के मल्टीप्लाई मत कर देना, मतलब B1 क्रॉस B2 ऐसे मत निकाल देना। क्यों? क्योंकि B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम जीरो सेम हो जाएंगे, और जब किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में बार बार ये जीरो आ जाएगा, तो ऐसी गलती करना मत। फिर वहां क्या लेना है? केवल बी लेना है, केवल क्या लेना है? बी लेना है। ठीक है, तो यदि मैं केवल बी ले लेता हूं, एक बी, ठीक है, तो बी के 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, 9 और 36, 36 9 45 और 4 49, यानी रूट के अंदर 49 आ जाएगा। ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2, तो बी तो ये है ही, तो A2 माइनस A1 पहले निकालो। A2 माइनस A1 निकालोगे तो 3i में से i घटाओगे 2i कैप आएगा। ठीक है, 3j में से 2j का घटाओगे प्लस j आएगा, और -5 में से -4 घटाओगे तो प्लस का माइनस का k कैप आएगा। ठीक है, ये A2 माइनस A1 आ गया। तो यदि यहां से B1, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो A2 माइनस A1 मल्टीप्लाई बाई B1 इज इक्वल टू आई जे के 2 1 -1 और 2 3 6 ये मिलेगा। जब ये मिलेगा तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? आई कैप ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 6 प्लस 3 माइनस जे, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा आपको? ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा भाई? जे। 6 2 12, 12 - 2, नहीं 12 + 2, 12 + 2, और के कैप क्या मिल जाएगा? के कैप आपका मिल जाएगा 3 2 6 -2, 6 - 2 इज इक्वल टू, आप इसे लिखोगे तो 9i कैप, 9i कैप माइनस 14j कैप और प्लस का 4k कैप, ये आ जाएगा आपका A2 माइनस A1 इंटू B1। ठीक है, तो ये आया आपका। जब आप इसका मॉड निकालोगे तो क्या आ जाएगा? मॉड की बात करें तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 इंटू 14 16, 6 रिमाइंडर 1, 4 1 4 5, 4 एंड 1 6, 196 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 अपान में इसकी वैल्यू तो आपने निकाल रखी है ना, रूट के अंदर 49, रूट के अंदर 49 कितना हो जाएगा टोटल सॉल्व करोगे तो? टोटल सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 96 और 4 200, 200 और 81, 281, 281 और 4 और 281 और 2 83, 83 10 93, यानी 293, 293/49। यदि इसको बाहर निकालो 293, तो मेरे को नहीं लगता बाहर निकलेगा, लेकिन 49 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा फाइनल? रूट में 293/7। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? रूट में 293/7, रूट में 293/7, हाँ रूट में 293/7, ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड x लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, जब आप इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालोगे ना, यानी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है ना, ठीक है, यानी आपके पास z की वैल्यू दे रखी है ये 3x प्लस 5y, ठीक है, ये आपको z की वैल्यू दे रखी है। और यदि आप इस z की वैल्यू में x और y की वैल्यू निकालोगे तो कहां से निकालोगे? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। अब यहां पे x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 9 मिल जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखते हो y इक्वल टू 9 मिल जाएगा, और y इक्वल टू यदि 0 रखते हो तो x इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे केस में ऐसे जब इसके फैसल रीजन्स बनाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, टोटल 6 पॉइंट्स मिलेंगे। 6 पॉइंट्स को जब आप यहाँ पे पुटअप करके सॉल्व करोगे तो पुटअप करके सॉल्व करने पर जो मैक्सिमम आंसर आएगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 36 आएगी। क्या आएगी? 36 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने शिफ्ट 1 वाले में भी कराया है, आपको एज इट इज क्वेश्चन कराया है, केवल वैल्यू चेंज है।
ठीक है, एज इट इज वहां पे मैंने नंबर्स भी निकालने सिखाए हैं, आप वहां पे देख लीजिएगा एक बार, और फर्स्ट वीडियो देखने के बाद सेकंड वीडियो देखिएगा। और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर मेरे से पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसे वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वेक्टर आर इज इक्वल टू द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइंस, यानी कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, यानी ये पेयर ऑफ लाइंस दिए हुए हैं, यहां पर आपको एक्यूट एंगल बताना है। ठीक है, न्यूनतम न्यून कोण बताना है। न्यून कोण का मतलब क्या, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो दो रेखाओं के बीच बनने वाले कोण की बात करने वाली है। तो भाई सबसे पहली चीज, यदि आप इसको देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में लिख सकते हो, ए प्लस लेमडा इंटू बी। ठीक है, इसको भी दूसरे वाले को भी लिख सकते हो उसी फॉर्म में, इस फॉर्म में, ये A2 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में यदि आप इसका एंगल निकालना चाहते हो तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू B2। ठीक है, मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2 ये होता है। ठीक है, यदि आप मॉड में ले लेना, ठीक है, सारी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। B1 क्रॉस B2 मैं डायरेक्ट यदि कर दूं, मैं यदि डायरेक्ट कर दूं यहां से, तो यहां से B1 और यहां से B2 निकाल लो, मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा ये 3 आ जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, अपान में मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, मॉड ऑफ B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, मॉड ऑफ B1 में ये क्या है, I प्लस 2J प्लस 2K, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और इंटू मॉड ऑफ B2 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ B2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 4 13। ठीक है, ये रूट के अंदर होगा, सॉरी, ये रूट के अंदर होगा। ठीक है, रूट के अंदर 9, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और रूट के अंदर 9 प्लस 4 प्लस 36 यानी रूट के अंदर 49। ठीक है, देखो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40, और 3 का स्क्वायर 9, तो यानी 40 और 9 49। तो मैं डायरेक्ट 49 लिख दूं, 49 लिख के मैं सॉल्व करूंगा तो 12 4 16 3 19 ये हो जाएगा, और ये रूट से बाहर निकल के आएगा 3 और ये 7, यानी कितना हो जाएगा 19/21, यानी cos थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, 19/21। तो मैं थीटा बराबर लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स 19/21। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 19/21, 19/21 कौन सा है भाई, पक्का 19/21 है ना, एक बार चेक कर लो यार, वैल्यू सही है, 12 4 17 12 4 16 3 19, और 3 और 7 21, हाँ ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस इनवर्स 19/21, ये सही है, एग्जैक्ट आंसर है, राइट है, और ऑप्शन मैच करा लो जो भी आ जाए। ठीक है, यही आएगा, बस ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, समझ लो। ठीक है, देख लेना इसको, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपका आपके स्क्रीन पे। इफ 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, मतलब कि आपको 15 प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, 15 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याएं रैंडम चूज करनी है, और रैंडम चूज करने पर वो तीनों संख्याओं के बीच समांतर श्रेणी का प्रतिबंध होना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रतिबंध होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, यदि आप 15 प्राकृतिक संख्याओं को चूज करते हो, तो 15 प्राकृतिक संख्याओं को चूज करने पर 15 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याएं यदि आप चूज करते हो, तो इन संख्याओं का समांतर श्रेणी में होने की प्रायिकता बतानी है हमें। तो पहली कंडीशन तो यह है कि आपके पास टोटल 15 संख्याएं हैं, अब 15 में से आपको 3 चूज करनी है। ठीक है, 15 में से 3 चूज करनी है, तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 15 अपान फैक्टोरियल 15 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, ये आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे लिख सकते हो 15 गुणे 14 गुणे 12 13, फैक्टोरियल 12 से 12 कट जाएगा, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 3 गुणे 2। ठीक है, गुणे 1 भी आएगा, कोई मतलब नहीं है, 3 से काटो 5 बार में कटेगा, 2 से काटो 7 बार में कटेगा, बस 12 से 12 कट जाएगा, तो 5 7 35, 35 गुणे 13,
तेरह पाँचे 65 को 5 हासी लगा 6, सॉरी, तेरह पाँचे 65 को 5 हासी लगा 6, तेरह तिया 39 और 39 और 6 45, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो 455 होंगे। ठीक है, टोटल पॉसिबल। ठीक है, आई बात समझ में? 455। अब 455 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो अब इस केस में सबसे पहली चीज, यदि तीन नंबर्स को चूज करते हो और तीन नंबर्स को चूज करने पर वो तीनों नंबर्स समांतर श्रेणी में होंगे, तो समांतर श्रेणी की कंडीशन मान लेते हैं कि तीन संख्याएं ए बी सी है, ए बी सी है। तो तीनों संख्याएं यदि ए बी सी हैं तो इसकी कंडीशंस होती हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है बेटा, यानी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तब यदि समांतर श्रेणी में है। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होती इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ऐसे केस में 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी यदि है तो सबसे पहली चीज दोनों संख्याएं, मतलब कि दो संख्याएं जो चूज हो रही हैं उन दोनों का सम होना। ठीक है, उन दोनों का क्या है कि उन दोनों का जो एडिशन है वो सम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि आप टोटल देखो भाई, आपके पास 15 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, टोटल 15 संख्याएं हैं। 15 में से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं जो है इवन है, 7 संख्याएं जो है इवन है, और इवन को इवन के साथ ऐड करोगे तो इवन ही देगा। तो यदि इन सातों में से कोई दो आता है, इन सातों में से यदि कोई दो आता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी तो इवन आने की हो जाएगी। तो यानी कितना आएगा, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 माइनस 2, फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 7 लिखो, फैक्टोरियल 7 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 7 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 लिख दो। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से कैंसिल करो 3 टाइम में कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 का 21, यानी कि इवन में से, इवन संख्याओं में से कोई दो खोजते हो तो दोनों के द्वारा जो सम आएगा वो इवन ही आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितने की है, 21 की। कितने की है, 21 की है। अब ये जो 8 संख्याएं बची हैं, 1 3 6 सॉरी 1 3 5 9 7, ये सब, ये जो 8 संख्याएं बची हैं ये भी तो आ सकती है ना। तो इनमें से भी केवल प्लस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केवल प्लस आने की, क्योंकि भाई जैसे 1 और 3 को ऐड करो तो प्लस संख्या आ जाएगी, तो 1 a प्लस सी सम होना चाहिए ना, क्योंकि b इंटू 2 है तो हमेशा सम ही होना चाहिए। तो इस केस में 8 में से 2 को चूज करते हैं तो उसके सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, यानी ये क्या हो जाएगा 8 गुणे 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 गुणे 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा, 2 से काटो 4 में कटेगा, 7 चौका 28। तो सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्लस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्लस आने की प्रोबेबिलिटी यदि बात की जाए, यानी अनुकूल परिस्थिति की बात की जाए, अनुकूल परिस्थिति यानी पॉसिबल रीजंस, ठीक है, क्या हो जाएगा 21 प्लस 28 कितना हो जाएगा भाई 49, ये 49 कितने में से 450 में से, 455 में से। तो यानी टोटल पॉसिबल इवेंट की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ m बाई n, प्रोबेबिलिटी ऑफ m बाई n, इसको ऐसे लिख दो m बाई n, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49 कितने में से आनी है 455 में से, 49 बटे 455 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 49 बटे 455 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन मैच करा लेते हैं, 49 बटे 455 भाई काटो, कुछ कटेगा क्या, कितना से कट जाएगा, कुछ ऑप्शन देख रहा है, देखो 7 से कटेगा क्या, यदि काटने का प्रयास करें तो 7 से ऊपर 7 7 49 कट जाएगा, 455 डिवाइडेड बाई 7 कितनी बार में कटेगा, 7 6 42, 3 बचा, फिर 7 बचे 35, हाँ 7 बटे 65, 7 बटे 65 इसका आंसर आना चाहिए, क्या आ रहा है, हाँ राइट 7 बटे 65। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है एक,
क्या बोल रहा है, किसी कॉलेज में 4% लड़के तथा 1% लड़कियां हैं, 1.7 मीटर से ज्यादा लंबी है, 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि यादृच्छिकता एक छात्र चुना गया है और उसकी लंबाई 1.7 मीटर से ज्यादा है तो उस छात्र के लड़की होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, मैं आपको होमवर्क देता हूं, और होमवर्क इसके पहले भी मैंने एक होमवर्क दिया है और उस होमवर्क का सोल्यूशन किसी ने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताया नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे और इसका आंसर आप हमें जरूर दोगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, यदि आप हमारे साथ जुड़कर आप अपने एनसेट एग्जाम की तैयारी को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा गुरु बैच 2.0 अभी लाइव है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड के लिए। ठीक है, एनसेट कोर्स जो होता है या एनसेट कॉलेज जो होते हैं वह आपको आपके टीचर्स बनने के सपने को पूरा कराते हैं, तो उसके लिए ये कोर्स आपको अलॉट कराए जाते हैं, जिसकी फीस मात्र 2450 रुपए है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी कंटेंट के साथ, अच्छी क्वालिटी वाले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।